बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने लगे। इस सवाल के अंदर हमसे रिस्क भी पूछे गए और साथ में प्रोसीजर्स भी पूछे गए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई द की ऑडिट इश्यूज। जब की ऑडिट इश्यूज बोला उसने तो मतलब हमारे पास ऑडिट रिस्क का सवाल है ये, लेकिन बहुत छोटे से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। रिलेटिंग टू COGS अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो। COGS से रिलेटेड जो ऑडिट रिस्क ऊपर आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो बताएगा यहाँ पर। और डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन पैरा ए। जो ऊपर आपने रिस्क निकाले हैं उनसे रिलेटेड आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स बता दीजिएगा कि उन रिस्क के ऊपर मुझे क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिस्क निकाल लेते हैं। योर फर्म इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ नोवा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ये। फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025, NML manufactures engineered plastic components through a continuous production comprising मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग मोल्डिंग, फिनिशिंग एंड फाइनल असेंबली। मतलब इसमें कोई प्रोसेस वन नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसेस 1, 2, 3 मुख्तलिफ प्रोसेस इन्वॉल्व है। During the final quarter of the year, NML experienced frequent machinery breakdowns and shortages of skilled technical staff. These operational disruptions resulted in reduced production volumes, increased reprocessing of WIP, and higher material wastage resulting in increased production cost. यहाँ पर मसला क्या हुआ? फाइनल क्वार्टर के अंदर, अब देखें लफ्ज़ फाइनल क्वार्टर है सिर्फ, और यही आई कैप की खासियत है, इसने एक लफ्ज़ इंक्लूड किया है सिर्फ और इसी में रिस्क छुपा हुआ है। जब फाइनल क्वार्टर की बात कर रही है तो मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा रिस्क अराइज हो जाएगा, वो है कट ऑफ का रिस्क। और फाइनल क्वार्टर के अंदर हमने एक बहुत बड़ा मसला कर दिया, और वो मसला क्या था? फ्रीक्वेंट मशीनरी ब्रेकडाउन्स हो रहे थे, स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा हमारे पास शॉर्टेज हो गई थी। इन ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस की वजह से ये जो सारे मसले हो रहे थे, कभी मशीन बंद हो रही है, कभी लेबर नहीं मिल रहा, इन सब मसलों की वजह से हुआ ये कि हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए, कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई WIP की, और मटेरियल वेस्टेज भी बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि मेरी, क्योंकि मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिन की पॉइंट से आप रिस्क निकाल रहे हैं। मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो देयर इज़ ए रिस्क कि शायद हमने एब नॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि देखो जब वेस्टेज बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा मसला आएगा, और वो मसला ये होगा कि वो वेस्टेज शायद एब नॉर्मल हो, वो लॉस शायद एब नॉर्मल हो, और मैं उसको नॉर्मल लॉस का पार्ट बनाकर इन्वेंट्री में कैपिटलाइज कर दूँ। एब नॉर्मल लॉस मे बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा कि हमारा एब नॉर्मल लॉस शायद नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट हो जाए और ये जाकर इन्वेंट्री में कैपिटलाइज हो जाए। तो अगेन ये मैं जस्ट आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, हमने जब इसको ड्राफ्ट करना है तो पूरा सही से ड्राफ्ट करना है। अब इसकी ड्राफ्टिंग आप कैसे करेंगे? सबसे पहला रिस्क नॉर्मल लॉस का है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि NML ने एक फ्रीक्वेंट मशीनरी ब्रेकडाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल बढ़ गई है। देयर इज़ अ रिस्क कि शायद NML जो है वो अपनी एबनॉर्मल लॉस को भी क्या कर दे, एज अ नॉर्मल लॉस ट्रीट करे, और इसके नतीजे में इन्वेंट्री का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर दे। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर स्टेट हो रही होगी, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो रही होगी, जिसकी वजह से अब अगर आप गौर करें तो हमारे नेट प्रॉफिट पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन COGS इट सेल्फ ओवर स्टेट हो रही होगी, मिस स्टेट हो रही होगी। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि नॉर्मल लॉस जितना भी होता है उसे हम प्रोडक्ट का पार्ट बनाते हैं, उसे हम प्रोसेस का पार्ट बनाते हैं, और एबनॉर्मल लॉस जितना भी होता है उसे हम प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि अलग से P&L के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी COGS में सिर्फ उतना ही नंबर नज़र आता है, उतना ही लॉस नज़र आता है जितना उस प्रोडक्ट की वजह से नॉर्मली होता है। एब नॉर्मल को हम वहाँ पर अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फाइनल क्वार्टर सबसे बड़ा रिस्क, कि ये सारे मसले हुए कब है? ये सारे मसले हुए हैं ईयर एंड के करीब।
ईयर एंड के करीब सबसे बड़े मसले जब ये होने लगते हैं तो हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन नहीं हो पाता। अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते थे कि हमारे पास कितने परसेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो क्लोजिंग WIP होता है हमारे पास, हम ये डिटरमाइन करते थे कि जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनता है, क्लोजिंग WIP, वो कितने परसेंट कंप्लीट है। जब ये सारे मसले होंगे तो इसके नतीजे में हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन सही से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास किस जगह पर कितना खर्चा हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी प्रोडक्ट्स कितना बन रही हैं, कितना ख़राब हो रही हैं, वेस्टेज बढ़ता जा रहा है हमारे पास और हमारी मशीन बार बार ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा बड़ा मसला आएगा आपके पास, वो कट ऑफ और स्टेज ऑफ कंप्लीशन का रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कट ऑफ के नाम से लिख देता हूँ। अब जब मेरे पास कट ऑफ का एक बहुत बड़ा मसला आएगा तो मतलब मुझे ये नहीं पता चल रहा होगा, मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। वो क्या मसला होगा कि शायद जो मटेरियल कॉस्ट है वो इनकर हुई हो पहले वाले WIP के ऊपर, और जाहिर है जब पहले वाले WIP पर इनकर होगी तो फिर ये इन्वेंट्री का पार्ट बन के COGS का पार्ट बन जाएगी। लेकिन अगर यही मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई हो किसके ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, तो फिर ये COGS का पार्ट नहीं बनेगी बल्कि ये इन्वेंट्री का पार्ट बन के एज एन एसेट नज़र आनी चाहिए। तो मेरे लिए जो रिस्क है, देयरफॉर देयर इज़ अ रिस्क, पहले आप ये पूरा सिनेरियो बयान करेंगे, देन उसके बाद आप बताएंगे देयरफॉर देयर इज़ अ रिस्क कि शायद कंपनी ने जितने भी खर्चे यहाँ पर किए हैं उनमें कट ऑफ का ख्याल ना रखा हो। व्हाट डज इट मीन्स कि शायद मैंने जो खर्चे गलत जगह पर, गलत पॉइंट पर उसका कैपिटलाइज कर दिया हो, या फिर उसको मैंने COGS का पार्ट बना दिया हो। इस चीज़ का यहाँ पर रिस्क अराइज होगा। एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से भी आपकी ओवरऑल COGS ख़राब आ रही होगी और इन्वेंट्री, क्योंकि ज़रा गौर करने वाली बात है कि मैंने 100 रुपये यहाँ खर्च किए, लेकिन अगर मैंने उनको गलती से क्लोजिंग WIP का पार्ट बना दिया, क्योंकि आखिर में मेरे पास ये वाले मसले चल रहे थे और ये चल भी फाइनल क्वार्टर के अंदर रहे थे, तो ये 100 रुपये अगर मैंने क्लोजिंग WIP का पार्ट बनाकर क्लोजिंग इन्वेंट्री में डाल दिया तो मेरे COGS अंडर स्टेट हो जाएगा। यही रिस्क यहाँ पर आपने बयान करना है कि इसकी वजह से आपके पास एक रिस्क अराइज हो जाएगा कि खर्चा इनकर हो रहा होगा, कब, ईयर एंड से पहले खर्चा इनकर हो रहा होगा ऐसी गुड्स के ऊपर जो कि प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन हम उसको मिस्टेकनली या ड्यू टू दीज इश्यूज कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हम उन्हें क्लोजिंग के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह हमारे पास एक दूसरा रिस्क आ जाएगा। जब हमने दोनों रिस्क बता दिया, अब हम दोनों के अगेंस्ट मुख्तलिफ ऑडिट प्रोसीजर्स हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस वाले के लिए आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, जब एबनॉर्मल लॉस या ये प्रोसेस कॉस्टिंग की बात आई, क्योंकि ये सवाल अल्टीमेटली प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा गया है आपसे, तो मैं अपने जहन में कुछ बातें ले आता हूँ कि ये एबनॉर्मल लॉस, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर जब एबनॉर्मल लॉस, अब ये प्रोसीजर्स लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़ाहिर है हमें प्रोसीजर्स रट्टे नहीं मारने, स्पेसिफिक टू द सिनेरियो में बयान करना है। अब एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, देखिए, एबनॉर्मल लॉस वाले पूरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो कुछ रेट्स आ रहे होंगे। किन चीज़ों के रेट आ रहे होंगे हमारे पास रॉ मटेरियल के रेट्स आ रहे होंगे, हमारे पास लेबर के रेट्स आ रहे होंगे। आप बोलेंगे सर इनका यहाँ पर क्या काम, देखें ये सारे नंबर्स जब मिलेंगे तो ये सारे नंबर्स मिलकर ही तो जाकर एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस का नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर इनमें से एक भी नंबर गलत कैलकुलेट हो गया या गलत जगह पर अपोर्शन हो गया तो इसके नतीजे में मेरा पूरे का पूरा COGS ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट वो की वर्ड्स लिख रहा हूँ जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और मैं इन्हीं से प्रोसीजर्स ड्राइव कर रहा हूँ। तो मेरे पास लेबर रेट्स होते हैं। अब इसके साथ साथ मेरे पास कंजम्पशन का डेटा होगा, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ, फिर उसके अलावा मेरे पास लेबर आवर्स होंगे। इन सब के अलावा मेरे पास एक इन्वेंट्री कार्ड होगा जिसमें ये पता चल रहा होगा कि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना रॉ मटेरियल जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ नहीं होगी हमारे प्रोसेस में, क्योंकि हम बेसिकली बात करें सिर्फ इशूड के ऊपर।
और वो मैंने अल्टीमेटली कंजम्पशन में कवर कर ली होगी बात, ठीक है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर जस्ट कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ। और क्या क्या बातें मेरे पास आ सकती हैं सर? मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा होगा कि मेरे पास ओ ए आर क्या होता है। अगेन इस पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है ओ ए आर। फिर इसके अलावा मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास यही ओ ए आर कैलकुलेट हो रहा होता है जब, तो ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए मुझे बजटेड डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन मैं उस बजटेड डेटा के बिहाफ पर ओ ए आर निकाल रहा होता हूँ, जिसमें मैं अपने बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स रखता हूँ और बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड करता हूँ। उसकी बेस पर एक ओ ए आर निकलता है एंड देन मैं उसे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, ताकि मैं हर प्रोडक्ट को उसकी एक कॉस्ट एलोकेट कर दूँ, एक ओवरहेड एलोकेट कर दूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या क्या चीज़ें देख रहा होता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। अब थोड़ा एबनॉर्मल लॉस के करीब करीब आते हैं। अब जब मैं एबनॉर्मल लॉस के करीब आ रहा हूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरे पास नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। जाहिर है जो नॉर्मल नहीं है वही तो एबनॉर्मल है। तो मैं अपना नॉर्मल लॉस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा होता हूँ? नॉर्मली आपको नॉर्मल लॉस की एक परसेंटेज दी जाती है। तो अगेन हम इस नॉर्मल लॉस की परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं अपने पास डेटा के साथ, प्रीवियस डेटा के पास में मेरी नॉर्मल लॉस की परसेंटेजेस क्या रही हैं। इसके अलावा मैं अपनी इसी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज को कंपेयर कर सकता हूँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ, कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में मतलब हमारी जैसी एक इंडस्ट्री जिसका काम, हमारा काम क्या है यहाँ पर? हमारा काम है प्लास्टिक कंपोनेंट्स। तो हमारी जैसी एक प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी का नॉर्मल लॉस क्या होता है डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, तो मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकता हूँ कि हमारा नॉर्मल लॉस क्या है। देन इस नॉर्मल लॉस के अलावा जितना भी अमाउंट है उसे कैसे ट्रीट होना चाहिए? उसे एबनॉर्मल लॉस के तौर पर ट्रीट होना चाहिए। तो मैं इंश्योर करूँगा कि क्या मैनेजमेंट इस नॉर्मल लॉस से ज़्यादा वाला अमाउंट एज एन एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर रही है या नहीं कर रही। फिर इसके अलावा मैं एक और प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ कि मैनेजमेंट का ये नॉर्मल लॉस डिटरमाइन करने का तरीका क्या है। मतलब मैं मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स ऑब्टेन करूँगा कि किस तरीके से वही नॉर्मल लॉस की परसेंटेज डिटरमाइन कर रही होती है। अब जो मैंने ऊपर कीवर्ड्स लिखे मैं इनके ऊपर भी कुछ बात कर लेता हूँ। बजटेड डेटा, मैं ये देख लूँगा कि मैनेजमेंट ने जो बजटेड डेटा लिया है ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए, क्या वो बजटेड डेटा प्रीवियस ईयर्स के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है, कहीं वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल तो नहीं है। फिर इसके अलावा मैं ये चेक कर लूँगा क्या मैनेजमेंट ने ओ ए आर सही से कैलकुलेट किया है, मैं रिकैलकुलेट करके चेक कर सकता हूँ। देन मैं ये देख लूँगा कि इस लॉस की वर्किंग में हम ज़ाहिर है देख रहे होते हैं कि रॉ मटेरियल कितना इनपुट कर रहे हैं, लेबर आवर्स, लेबर रेट कितने यूज़ कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए ही आपके पास एक पूरा इनपुट कॉस्ट आती है। देन आप उसमें से नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग अलग कर रहे होते हैं। तो मैं ये देखूंगा कि रॉ मटेरियल के रेट्स क्या वही यूज़ हुए हैं जिसके ऊपर मैं रॉ मटेरियल इनपुट कर रहा हूँ। मैं ये देख लूँगा क्योंकि लेबर की एक शॉर्टेज चल रही है, तो मैं ये देख लूँगा कि लेबर को जो मैं रेट्स पे कर रहा हूँ क्या वो सही रेट्स हैं। कैसे चेक कर लूँगा? मैं उनके पे रोल से जाकर चेक कर लूँगा कि जो रेट मैं चार्ज कर रहा हूँ क्या वही रेट पे कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मैं गलत रेट पे कर रहा हूँ, गलत रेट चार्ज कर रहा हूँ। देन इसके अलावा मैं रॉ मटेरियल की कंजम्पशन चेक कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इन्वेंट्री कार्ड की हेल्प ले लूँगा। कैसे? सर आप प्रोसीजर ड्राफ्ट कर रहे होंगे कि हम इन्वेंट्री कार्ड से जितना भी मटेरियल इशू हो रहा है टू प्रोसेस वन का नाम जो यहाँ पर है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि मोल्डिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, फाइनल असेंबली हो गया। तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि क्या इन्वेंट्री कार्ड से जितना भी रॉ मटेरियल मैं इशू कर रहा हूँ क्या वो वाकई कंज्यूम हो रहा है या नहीं। एंड मैं अपने लेबर आवर्स को कंपेयर कर सकता हूँ किसके साथ? मैं लेबर आवर्स को कंपेयर कर सकता हूँ टाइम शीट के साथ। अगेन जब इन सब नंबर्स के ऊपर मुझे एक रिलायंस क्रिएट हो जाएगी तो फिर मैं आखिर में रिकैलकुलेट कर लूँगा अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये सब काम करने के बाद मुझे एक रिलायंस क्रिएट हो जाएगी कि क्या मैनेजमेंट ने एबनॉर्मल लॉस को एज एन एबनॉर्मल ही ट्रीट किया या फिर नॉर्मल के तौर पर गलती से अकाउंट फॉर कर दिया है। ठीक है सर, एक मसला रिजॉल्व हो गया। अब दूसरे के ऑडिट प्रोसीजर देख लेते हैं। अब दूसरे के ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास कट ऑफ का एक बहुत बड़ा मसला है कि एक्सपेंस
किया हमने कंज्यूम्ड अमाउंट पर था, कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल पर था, लेकिन हमने उसे जो रिकॉर्ड कर लिया वो शायद क्लोजिंग के तौर पर कर लिया, और हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन गलत डिटरमाइन कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली इस बात का मतलब यही बनता है कि मैंने जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन का पॉइंट है ये गलत डिटरमाइन कर लिया। इन दोनों बातों का मतलब सेम बनेगा तकरीबन। अब हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करनी है। तो कट ऑफ, अब कट ऑफ में सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझूंगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से अपना कट ऑफ डिटरमाइन करती है और स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन कर रही होती है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि किस पॉइंट तक हमने जो है वो लॉस कैलकुलेट करना है, देन किस पॉइंट पर आकर हमने प्रोसेस को रोकना है, क्योंकि ये सारा मसला जो हुआ है ये फाइनल क्वार्टर के अंदर हुआ है। तो मैं ये सबसे पहले तो मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझूंगा कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। फिर अगला काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये देख लूँगा कि जितनी भी कॉस्ट ट्रांसफ़र हो रही है, मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या मैनेजमेंट ने जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड की है कहाँ पर, जो आपके पास एक इन्वेंट्री का लेजर बन रहा होता है, प्रोसेस अकाउंट जिसे हम लोग कहते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। प्रोसेस अकाउंट बना कर दिखा देता हूँ। अगर आपको याद हो, एक प्रोसेस अकाउंट बनता है, उस प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर लेबर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर कोई ओवरहेड्स होते हैं। अब इन ओवरहेड्स के अंदर फिक्स भी आ जाएंगे, वेरिएबल भी आ जाएंगे। लेट से फिक्स्ड ओवरहेड्स आएंगे तो फिर OAR भी आएगा, जो पीछे आप प्रोसीजर बता चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे तो ये आवर्स की बेसिस पर कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट आ रही है, ये सारी की सारी कॉस्ट हमारे अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती भी है या नहीं करती। वो कैसे चेक करेंगे आप इस रॉ मटेरियल की इनवॉइस ले लेंगे, ये देखने के लिए कि इनवॉइस कब इशू हुई है, ये इनवॉइस कब की है, रॉ मटेरियल हमने कब कंज्यूम किया है। फिर इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है ये कहाँ से इशू हुआ होगा, ये इन्वेंट्री कार्ड से इशू हुआ होगा। मैं ये चेक कर लूँगा कि जितना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड से, प्रोसेस समझिएगा, जितना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड से इशू हो रहा है, क्या वो सारे का सारा रॉ मटेरियल हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो इशू हो रहा है, क्या वो सारे का सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस अकाउंट में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं जितनी भी प्रोडक्शन हुई है मेरे सामने, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, मैं इस प्रोडक्शन में से क्या करूँगा, सैंपल ले लूँगा। और सैंपल लेकर क्या देखूँगा, मैं ये सैंपल लेकर देखूँगा कि ये प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर एंड हुई है या बिफोर द ईयर एंड हुई है, ताकि मुझे पता चल सके कि ईयर एंड के ऊपर जितने भी बैचेस अवेलेबल थे जो मैनेजमेंट दिखा रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पर, क्या वो इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर प्रिपेयर हुई है या आफ्टर द ईयर प्रिपेयर हुई है। क्योंकि हमारे पास रिस्क क्या था, देखें, हमारे पास एक जो रिस्क हुआ था ना, वो रिस्क इस वजह से अराइज हुआ था कि जितने भी मसले शुरू हुए हैं ये फाइनल क्वार्टर में हुए हैं। और मसले क्या क्या हुए हैं मैं दोबारा बता दूं, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। तो इसी की वजह से तो रिस्क है कि कॉस्ट होगी कहीं की, रिकॉर्ड कहीं हो रही होगी। फिर इसके अलावा आप कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सर पिछले साल कितनी प्रोडक्शन की थी हमने, हम ये देख लेंगे। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, मैंने कितनी प्रोडक्शन की थी, और मैं इसको कंपेयर कर लूँगा इस साल के प्रोडक्शन इन यूनिट से। तो लेट से दोनों सालों के अगर प्रोडक्शन इन यूनिट 100 यूनिट्स थे, तो अल्टीमेटली COGS में भी सिर्फ इम्पैक्ट किसका आना चाहिए, इन्फ्लेशन का। एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा, प्रूडेंटली हम ये बात समझ सकते हैं। लेकिन अगर मेरी कॉस्ट 200 रुपये से बढ़ के 400 रुपये हो रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने शायद यहाँ पर आगे की कॉस्ट, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर बन रही होंगी, वो भी मैंने शायद करंट अकाउंटिंग पीरियड में एज अ COGS एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दी हूँ। सारे का सारा जो वेस्टेज है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया। कुछ वेस्टेज शायद अगले अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता हो, वो भी मैंने इसी में डाल दिया। ये रिस्क का चांस है। तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके देख सकते हैं कि जिस रेशो में प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ रहे हैं, क्या उसी रेशो में COGS बढ़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अगला काम करेंगे, आप इसका भी सैंपल ले लेंगे
और आप सैंपल लेकर ये चेक कर लेंगे कि ये जितने भी कॉस्ट मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ COGS के अंदर, क्या वो सारी की सारी कॉस्ट हमारे ही अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है या वो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है। फिर इसके अलावा मैं इसका उल्टा काम भी कर सकता हूँ कि मैं अगले साल, क्योंकि देखें रिस्क तो दोनों तरफ है ना, शायद इस साल का कोई खर्चा, जैसे मैंने ये बात बोली कि ये मेरा कट ऑफ है, मैंने पहले क्या बात बोली कि इस साल का खर्चा आगे ट्रांसफ़र हो गया हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल का खर्चा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़, अभी मैंने एक पर काम कर लिया, अब मैं दूसरे पर काम कर लेता हूँ। मैं सैंपल लेकर ये चेक कर लूँगा कि जितने भी खर्चे, जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, उन पर जितना भी खर्चा हुआ है, क्या वो खर्चा सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड से ही बिलोंग करता है या फिर वो करंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग तो नहीं करता कहीं, और मैनेजमेंट ने उसे आगे ट्रांसफ़र कर दिया हो। और मैनेजमेंट ऐसा क्यों करेगी? ताकि करंट ईयर का COGS कम नज़र आए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। ये थे सवाल के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इसमें इसी तरह से आपको बातें इंक्लूड करनी थी, लेकिन अगेन जिस प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि जब भी जिस एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर आया है उस एरिया से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स अपने जहन में ले आएँ। जैसे यहाँ लॉस की बात हो रही थी तो OAR, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कार्ड्स, लेबर आवर्स, एबनॉर्मल लॉस, ये सारी चीज़ें मैं अपने जहन में ले आया तो खुद ही प्रोसीजर्स बनते चले गए। अगर आप बैठकर प्रोसीजर्स याद करेंगे तो कभी याद नहीं होंगे। सिमिलरली कट ऑफ के लिए मैंने देखा कि इन्वेंट्री कार्ड्स का इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सैम्पल्स ऑब्टेन किए मुख्तलिफ जगह से, स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन किया। जब ये चीज़ें आती गई जहन में, आप खुद ही खुद प्रोसीजर्स ड्राफ्ट करते चले जाएंगे। बस मेक श्योर कि वो प्रोसीजर रेलेवेंट होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।